चलिए आज अपन लोग बात करेंगे बिलियन की। बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। देखिए, जब पानी में हम कोई शक्कर घोल दें या पानी में चीनी घोल दें, दो तत्वों का हम मिश्रण तैयार कर दें जिसमें मात्रा कुछ भी हो सकती है किसी की, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। इसमें एक पदार्थ जो घोला जाता है और एक पदार्थ जिसमें घोला जाता है। जो घोला जाता है और जिसमें घोला जाता है, जैसे जल। जल क्या है? जिसमें चीज घोली जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विलायक, सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, जल। और शक्कर जो घोली जा रही है वो कहलाएगी विलेय। क्या कहलाएगी? विलेय, सॉल्यूट। ठीक है। सॉल्यूशन जो मिश्रण बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन, विलायक। फिर क्या कहलाएगा? विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन। शक्कर क्या थी? विलेय। और पानी क्या था? विलायक। इंग्लिश में तीनों नाम याद कर लेना। ये क्या है? विलायक क्या कहलाएगा? जो बन के तैयार होगा, सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? पानी कहलाएगा सॉल्वेंट और शक्कर कहलाएगी सॉल्यूट। ठीक है। विलेय, विलायक, विलयन। ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। तो भाई थोड़ा सा हम इसको डिटेल में यहाँ पर देखेंगे कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। बिलियन की क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं और हमारे दैनिक जीवन में बिलियन के क्या क्या उदाहरण हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, तो बिलियन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। समांग मिश्रण से तात्पर्य है कि दो जिस्म एक जान इस तरीके से घुल जाए। शक्कर पानी में अगर घुल गई तो आप शक्कर को अलग से नहीं देख सकते। नमक घुल गया तो वो बिल्कुल उसमें दिखाई नहीं देगा। क्या कहलाता है? ये कहलाता है समांग मिश्रण। क्या कहलाता है? ठीक है। अर्थात विलयन का संगठन एक रूप हो जाता है। एक रूप हो जाता है यानी शक्कर पानी मिलकर बिल्कुल दोनों एक जैसे हो गए, अलग से दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। जैसे नमक के जल में घुलने पर नमक का विलयन बनता है, इसी प्रकार कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड के जल में घुलने पर, अगर कॉपर सल्फेट को जल में घोलेंगे, है ना, या फिर अमोनियम क्लोराइड जल में घोलेंगे तो क्रमशः कॉपर सल्फेट व अमोनियम क्लोराइड के जल में विलयन बनते हैं। यानी कि कॉपर सल्फेट भी जल में घुल जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी जल में घुल जाता है। जिस प्रकार से नमक जल में घुल जाता है, जिस प्रकार से शक्कर जल में घुल जाती है। ठीक है। टिंचर आयोडीन के जल में विलय और अल्कोहल विलायक का विलयन है। ठीक है। टिंचर आयोडीन जल में विलय है। टिंचर आयोडीन जो है जल में घुल जाता है ना। अल्कोहल विलायक का विलयन है। अल्कोहल, देखो अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो पानी में डालोगे तो खुद भी घुल जाती है और अल्कोहल में भी तुम बहुत सारी चीजों को घोल सकते हो। बात सही में आ रही? तो क्लियर है ना। तो जो मैंने कहा कि ये इसमें क्या भरा था? पानी, जिसे हम कहते हैं क्या? विलायक। क्या कह रहे हैं? विलायक। ऊपर से क्या डाल रहे हैं हम? विलेय। क्या डाल रहे हैं? विलेय। जो बन के तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है? विलयन। क्या तैयार हो रहा है? विलयन। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। विलेय को क्या कहते हैं? सॉल्यूट। विलायक को सॉल्वेंट। और जो मिश्रण बन के तैयार होता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कन्फ्यूज तो नहीं हो गए? सॉल्यूशन क्या है हमारा? बिलियन। सॉल्यूशन क्या है हमारा? बिलियन। विलेय क्या है? सॉल्यूट। और ये विलायक क्या है? सॉल्वेंट। क्या है? क्लियर है ना? अच्छे से याद कर लेना। विलेय, विलायक, बिलियन। विलेय, विलायक, बिलियन, है ना। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है। बार बार बता दिया, हमने भूलना नहीं कोई। तो विलायक कैसे कहते हैं? हमने कहा विलायक जिसमें कोई चीज घुलती। सरल सी परिभाषा तो यही है, जिसमें कोई
विलायक क्या है? जिसमें कोई चीज घुलती है। पानी क्या है? एक विलायक है जिसमें हम हर चीज को घोल सकते हैं। पर अकेली ये परिभाषा कि साहब पानी तो द्रव है, पानी तो द्रव है, उसमें हम कोई चीज ठोस चीज भी घोल सकते हैं। ठोस मतलब क्या? शक्कर। शक्कर ठोस थी, नमक भी ठोस था। लेकिन मैं पानी में, पानी द्रव है तो द्रव में मैं द्रव भी घोल सकता हूँ। जैसे कि मैं पानी में शराब डाल दूं, पानी में मैं दूध डाल दूं, तो द्रव में द्रव भी घुल गया। द्रव में गैस भी घुल सकती है। जैसे आपने सबने सोडा वाटर पिया है, तो उसमें हमने क्या घोल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल देते हैं, जीभ में कांटे से लग जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में क्या घुला हुआ है? कोल्ड ड्रिंक में पानी है, और पानी में क्या घुला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में आ रही है? तो मतलब द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस, सभी घुल सकते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान रखने लायक है, वो ये है कि अकेली यही नहीं कि साहब सोचो कि द्रव ही अकेला विलायक होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। बात समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी धुंध छाई है, क्या चाहिए? धुंध। तो धुंध छाई है तो यहाँ पर हवा में पानी का मिश्रण है। काय का मिश्रण है? ज्यादा क्या है? हवा। वो कम क्या है? पानी। तो यहाँ पर विलायक कौन हो गई? हवा। और विलेय कौन हो गया? पानी। तो ये अकेला ऐसा दिमाग में मत रख लेना कि भाई पानी ही विलायक है। लेकिन पानी अपने अंदर हर चीज को घोल लेता है, इसलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? जब किसी पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो उस द्रव को क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं भैया? विलायक। विलयन में घुल्ले कण परिक्षिप्त कण कहलाते हैं। जो कण घुले हैं, जैसे नमक के कण हो सकते हैं, पानी के कण, जो भी कण हैं वो विलयन में घुले हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? परिक्षिप्त कण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपित कण। परिक्षेपित कण। जो कण जैसे शक्कर के कण, नमक के कण पानी में है ना, तो क्या क्या कहलाएंगे वो कण? परिक्षेपित कण कहलाएंगे। ठीक है। H2O यानी कि जल, पानी को सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है। किसको? पानी को। प्रश्न बनता है कि बताइए भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? पानी है। क्या है? पानी। ठीक। जब 2 बिलियन का परासरण दाब समान होता है तो उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। अब यहाँ पर ये कि साहब परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब क्या होता है? ये जो लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने कहा कि एक कोई विलयन है जिसकी सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता ज्यादा मतलब गाढ़ा है। और एक विलयन है जिसकी सांद्रता कम है, यानी कि तनु है। तनु मतलब पतला है। कैसा है? पतला। अगर तुम दोनों को पास पास रखोगे तो जो लिक्विड पदार्थ है ना, वो पतले से गाढ़े की तरफ बहेगा। कब तक? जब तक दोनों की सांद्रता कैसी ना हो जाए? समान ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही बात सही में? देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपन सूखी किशमिश को पानी में डाल दें तो वो फूल जाती है। फूल जाती है? नहीं फूलती? किशमिश डालते हो ना, देख किशमिश देखिए ना। किशमिश से अपन क्या और कहते हैं? दाखें। दाखों को अगर अपन पानी में डाल दें गलने तो वो फूल जाती हैं। हुआ क्या था? हुआ क्या था कि बाहर जो पानी था उसका परासरण दाब ज्यादा था, उसका परासरण दाब कम था किशमिश के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? किशमिश के अंदर गाढ़ापन था, बाहर पानी पतला था, तो पानी उसके अंदर जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक दोनों का परासरण दाब कैसा ना हो जाए? समान ना हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? ऐसे में तो ये क्या कह रहे हैं कि जब 2 बिलियन का परासरण दाब समान होता है तो उसे क्या कहते हैं? आइसो। अब परासरण दाब समान है तो कोई किसी में पराश्रित नहीं होगा, मतलब इस ये लिक्विड इसमें नहीं जाएगा, वो उसमें नहीं आएगा। जब तक ये वही वाली कंडीशन है कि जैसे हमने कहा था कि 2 अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को पास में चिपका के रख दें तो ज्यादा तापमान वाली वस्तु से तापमान कम वस्तु की ओर जाने लगता है। जैसे सर्दियों में कोई सो रहा हो, है ना, तो अपन उसके पास आके लेट गए
तो अपन ठंडे थे बाहर से, वो अंदर रजाई में गर्म था। तो ये थोड़ी सी अलग अवस्था है। तो आप देखते हैं कि अब उसकी अपनी गर्मी या अपनी उसकी गर्मी को अपन अपने अंदर खींच लेते हैं। जैसे कि भगवानी रखी हुई चम्मच गर्म हो जाती है, वो तापमान के प्रवाहित होने की वो दिशा को बतला रहा है कि तापमान किधर से किधर जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं अपन दो अलग अलग परासरण दाब के विलयनों की। जो विलयन है वो अलग अलग परासरण दाब है। तो वहां से हमने कहा कि अगर दोनों का समान है, दोनों का समान है तो उन्हें क्या कहते हैं हम? आइसोटोनिक। क्या कहते हैं? आइसो। तो इम्पोर्टेंट हो गया, समान परासरण दाब, समान ऑस्मोटिक प्रेशर जिनका होता है उन्हें कहते हैं क्या? आइसोटोनिक। समझ में आ गया क्या? परासरण दाब कुछ दिमाग में पल्ले पड़ेगा? परासरण दाब समझ में आया क्या? जो गाढ़ा होगा ब्लैक उसकी तरफ बहेगा पतला द्रव। ठीक है, क्लियर? जैसे हमारे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, उनका जो परासरण दाब जो है कम हो जाता है, तो वो चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो सूजन स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, या किसी पे काजू बादाम का भी फूलना या किशमिश का फूलना, तो ये सब परासरण दाब की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो विलायक जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं? घोलते हैं। जिसमें चीज़ों को घोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ये क्या है? विलेय, जो चीज़ घोली जाती है। जैसे हमने कहा एक गिलास पानी विलायक था, उसमें एक चम्मच शक्कर डाली तो वो क्या हो गई? विलेय। क्या हो गई? विलेय। बात समझ में आ रही है? शक्कर घुलेगी पानी में तो वो विलेय है, सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। पानी क्या है? विलायक। सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। और जो बन के तैयार होगा घोल उसे कहेंगे सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह घुल्य घुल्य या उसे विलेय कहते हैं। किसी विलयन में घुल्य के कण क्या कहलाते हैं? परिक्षेपित कण कहलाते हैं। परिक्षेपित कण कहलाते हैं। क्लियर? बात सही में आई? कि इसे मैंने कहा पानी क्या था? विलायक। शक्कर क्या थी? विलेय। इसमें इसको डाला, घोल दिया, तो ये बन के तैयार हो गया विलयन, सॉल्यूशन। क्या तैयार हो गया? लेकिन इसमें शक्कर के जो कण हैं उन्हें क्या कहेंगे अपन? परिक्षेपित कण। क्या कहेंगे? क्लियर हो गया ना? सही में? चलिए ठीक है। उदाहरण के लिए नमक, आयोडीन क्लोराइड, नमक, आयोडीन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट क्या है? विलेय हैं। इनको अपन क्या करते हैं? घोलते हैं। नमक है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन कह दिया था, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है? विलेय हैं, जो पानी में घुलेंगे, जो पानी में घुलेंगे। ठीक है। सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है, सामान्यतः विलयन में, सॉल्यूशन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक, और जो कम मात्रा में रहता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। अब क्या था? पानी ज्यादा था, एक गिलास पानी था, एक चम्मच शक्कर थी, इसलिए पानी क्या था? विलायक, और शक्कर क्या थी? विलेय। अब अगर तुम एक बोरा शक्कर में एक गिलास पानी डाल दो तो पानी दिखेगा कहीं पे? बात में है, तो वहां पर ये नहीं कि साहब द्रव ही विलायक होगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा था अभी आपसे? जैसे पानी है, अब हवा में घुला है पानी, तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर तो हवा विलायक है और पानी क्या है? विलेय। गायब हो गया पानी। जिस प्रकार से एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डालने पर शक्कर गायब हो गई, ऐसे एक बोरा शक्कर में एक गिलास पानी डालने पर पानी गायब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो मात्रा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? मात्रा। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय। ठीक है। अधिकांश विलेय ठोस होते हैं। जैसे आप देखो शक्कर है, नमक है, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है? ठोस हैं। जो विलेय होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस। और जो विलायक होते हैं वो द्रव होते हैं। जैसे पानी है, अल्कोहल है, दूध है, ये इन सब में चीजें घुल जाती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? द्रव होते हैं। अधिकांश हैं ऐसा कह रहे हैं, सब हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। अधिकांश, ज्यादातर, अधिकांश विलेय ठोस होते हैं, लेकिन गैस और द्रव भी विलेय हो सकते हैं। तुमसे मैंने अभी हल कहा था कि पानी में मैं शक्कर घोल दूं, घुल जाएगी। ठीक है, लेकिन पानी में मैं अगर शराब डाल दूं तो वो भी घुल जाएगी, नहीं घुलेगी? तो
भाई नमक तो ठोस था, तो नमक भी घुला। शराब क्या थी? लिक्विड थी, द्रव थी, तो वो भी घुली। लेकिन मैंने कहा पानी में मैंने क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने कोल्ड ड्रिंक बनाई तो क्या कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या है? पानी में क्या घुला हुआ है? CO2 घुली हुई है। क्या घुली हुई है? तभी तो हमारी जीभ में कांटे से लगते हैं वो। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, सोडा वाटर बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? पानी में, द्रव में गैस घोल देते हैं। तो द्रव में ठोस भी घुल सकता है, द्रव में द्रव भी घुल सकता है, और द्रव में गैस भी घुल सकती है। हमने कहा विलेय अधिकांशतः ठोस होते हैं, पर गैस भी विलेय हो सकती है और द्रव भी विलेय हो सकता है। जैसे अल्कोहल द्रव है, पानी में घुल जाएगा, घुलकर विलयन बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जल में घुलकर क्या बनाती है? सोडा वाटर बनाती है। ठीक है, तो विलायक और विलेय दोनों क्लियर हो गए। अब बात करें कि विलयन के गुण क्या हैं। विलयन के गुण, विलयन यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया, पानी शक्कर का घोल, तो हम ये कह रहे हैं कि विलयन के कणों का व्यास, कण समझ रहे हो? शक्कर जो घुल गई उसके छोटे छोटे कण जो बचे होंगे उसमें, उनका उनका व्यास तो समझते हैं, डायमीटर आप। ये केंद्र, ये वाली रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। जानते हैं ना व्यास? ये आदि क्या कहलाएगी? केंद्र से आदि त्रिज्या। ये केंद्र से आदि क्या होती है? त्रिज्या। और ये पूरी क्या होती है? व्यास होती है। सब जानते हैं, ये तो छोटी सी बात है, सब लोग जानते होंगे। व्यास, व्यास को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डायमीटर। ठीक है, अब आप बात सुन समझना कि बिलियन के कणों का व्यास 10⁻⁻8 है। कितना है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें 8 जीरो बटे में करके 10 लिख के 8 जीरो लगा क्या दे दो? भाग दे दो। बात सही में आ रही है? क्योंकि बटे में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये माइनस लगा है। क्या लगा है? देखो, जैसे मैंने 10 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा? 10। 10 में मैंने 10 का भाग दिया तो कितना आएगा? 0। 10 में मैंने 100 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 0.01। ऐसे ही मैंने कितने 10 में मतलब 8 जीरो लगा के, 8 का मतलब क्या है? 10 में 8 जीरो लगा दी, फिर मैंने 10 में भाग दिया 1 में। ठीक है, तो आप सोचो कि कितना छोटा कण होगा। 0.000000001। समझ रहे हो? मतलब बहुत ही छोटा। इससे आप ऐसा समझ सकते हो कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही छोटा कण होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही छोटा कण होगा, और माइनस में संख्या छोटी होती जाएगी तो कण बड़ा होता जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? तो यानी कण बहुत ही छोटे होते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। शक्कर पानी में घुल गई तो क्या आप उसको आंखों से देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते ना। तो बिलियन में जो कण होते हैं ना विलेय के, उन वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्रम में होते हैं। विलायक के घटकों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। क्या अपन शक्कर और पानी को घोल लिया, क्या हमको छलनी से छान के अलग कर सकते हैं? क्या नहीं हो सकता ना, है ना। विलयन के कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं जमते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। अगर मैंने मिट्टी को घोला पानी में, तो मिट्टी के कण मुझे आंखों से अलग दिखा भी रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? लेकिन जैसे ही मैं छानूंगा तो छन भी जाएंगे। और अगर मैं मिट्टी को घोल के पानी में हिला करके छोड़ भी दूंगा तो कुछ समय बाद मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी। लेकिन आप बताओ, शक्कर को पानी में घोल दिया तो क्या मैं उसे छान के अलग कर सकता हूँ? नहीं। क्या आंखों से देख सकता हूँ? नहीं। क्या मैं उसको छोड़ दूंगा गिलास में तो क्या वो शक्कर नीचे जम जम जाएगी? क्या नहीं जमेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल चुकी है। समझ में आ गई मेरी बात? यही होता है समांगी विलयन, समांगी मिश्रण। क्या होता है? अगर मिट्टी घोलूं, रेत घोलूं, तो वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाता हूं? जिसके कण आंखों से दिख भी सकते हैं, छन्नी से छान के अलग भी हो सकते हैं, और जमीन में रोकने पर, स्थिर छोड़ने पर तलहटी में बैठ भी सकते हैं। वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाता है? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? विलयन के प्रकार,
विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार, उसमें विलय की मात्रा के आधार पर हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। जिसको अंग्रेजी में पढ़ना ये लिखा है, संतृप्त को असंतृप्त को ये कहते हैं, संतृप्त को ये, और ठीक है भाई। सिंपल सी बात समझ लो, एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, ठीक है, और उसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर घोली, 2 चम्मच शक्कर घोली, 3 चम्मच शक्कर घोली, 4 चम्मच शक्कर घोली, ऐसे ही मैंने उसमें 50 चम्मच शक्कर घोल दी। 50 चम्मच तक तो उसमें घुल गई। अब वो एकदम गाढ़ा हो गया, अब उसमें तुम और नहीं घोल सकते, और घोलोगे तो घुलेगी नहीं। तो जब 50 से पहले वो क्या था, असंतृप्त था। कैसा? असंतृप्त था। मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच घोली, मतलब उसमें अभी तो और 40 चम्मच 42 चम्मच और घोल सकती हैं, समझ में आ रही। लेकिन जैसे ही 50 पूरी हुई तो वो कहलाएगा क्या? संतृप्त। क्या कहलाएगा? समझ आ रही क्या बात? 50 से कम थी तो क्या था? क्या था? असंतृप्त। और 50 पूरी हो गई तो संतृप्त। और अगर 50 से 1-2 चम्मच ज्यादा डाल दी तुमने एक्स्ट्रा, अति संतृप्त। जैसे तू 4 रोटी की भूखी थी तो रोटी 2 देंगे तो तू कैसी है? असंतृप्त, भूखी है। और 4 की 4 में लगाई तो क्या होगा? संतृप्त। अफर गई, अरे नहीं साहब एक और लेनी ही पड़ेगी, एक और। ये देख, मैं मान लो ससुराल में गए हो तो लालाजू पे लाड़ कर दो, अरे कुमार साहब एक और तो लेनी ही पड़ेगी, 2 और खुआ नहीं, सो नाक न वड़स गए, भारी पे फिरेगी, इसका हो जाएगी, समझ आ गई? तो क्या हो जाएगी? अति संतृप्त। तो असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त, ठीक है। असंतृप्त विलयन क्या है? किसी निश्चित ताप पर, देखो याद रहे यहां पर एक चीज याद रख लेना। देखो गिलास में पानी रखा है, ना तो उस पर मैंने प्रेशर डाला है, ना मैंने उसे गर्म किया है। जो तापमान है उसी तापमान पर तापमान और दाब को स्थिर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो उसी में पहले 50 चम्मच शक्कर घुल रही थी, अब उसी में हो सकता है 80 चम्मच घुल जाए गर्म करने पर। तो समझ रहे हो नहीं मेरी बात? गर्म करने पर उसकी उसकी जो है संतृप्तता और बढ़ जाएगी, घुलने की क्षमता और बढ़ जाएगी, दाब बढ़ने पर ही बढ़ जाती है, ये कुछ चीजों में घट जाती। बात समझ आ रही मेरी? ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर को कैसे रखना पड़ेगा? फिक्स रखना पड़ेगा, उसमें चेंज नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो मेरी? कि उसमें चेंज किया तो फिर, तो इसलिए क्या लिखा है? किसी निश्चित ताप और दाब पर विलय, जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सके, यानी कि हम और मात्रा को भी घोल सकें। ठीक है, टाइम पे आया करो बेटा, 7:30 की जगह तू 8:30 पे क्लास आ रही है, क्लास का टाइम 7:30 कर दिया, तू 8:30 पे आ रही है। तो क्या कह रहे हैं भाई? किसी निश्चित ताप पर, निश्चित दाब पर हम और मात्रा घोल सकें, उस गिलास में और शक्कर घोल सकें, तो वो क्या विलयन कैसा कहलाएगा? असंतृप्त। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन मतलब भाई निश्चित ताप पर और निश्चित दाब पर विलय में और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, है ना। जितनी उसमें घोलने की क्षमता थी उतनी हमने पूरी घोल दी। किसी निश्चित ताप पर बना विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली है। 4 रोटी खा सकती, 4 ही माने खा लें, 50 चम्मच घुल सकती, 50 चम्मच घुल गई, तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा भाई? संतृप्त विलयन। समझ में आ रही है? अब देखो अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? भाई जिसमें खा सकती थी तो 4 रोटी पर जबरदस्ती 6 खिला दी, 2 रोटी एक्स्ट्रा है ना, नाक नोड़स गए, बाली वो कंडीशन हो गई। यानी वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। जितनी मात्रा
अफरने के लिए जरूरी थी बात से भी ज्यादा। तो सिंपल सा था, असंतृप्त भूखे रह गए, संतृप्त अफर गए, अति संतृप्त नाखन उड़स गए। ऐसे भी याद रख लो, ठीक है। अब विलेयता, विलेयता क्या कहलाती है? विलेयता मतलब क्या? वो घुलनशीलता है ना। देखिए विलेयता क्या है कि किसी विशिष्ट ताप और दाब पर विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा को विलयन की जो संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलेय का उस विलायक में विलेयता कहलाती है। अब तो पढ़ लो, तो बिना समझे पढ़ लो तो बिल सब कठिन हो गया, सब सिंपल सी बात है भाई, कोई एक तापमान है, कोई विशिष्ट तापमान और दाब है, उसमें हमने विलायक में कोई चीज घोली, विलेय को, पानी में शक्कर को घोला, घोलने वाली अधिकतम मात्रा कैसे चम्मच घोल सकती है? 50 चम्मच। 50 चम्मच घुल सकती है, मतलब हम कह सकते हैं कि साहब 5 डिग्री तापमान पर या किसी तापमान पर 1 गिलास पानी में 50 चम्मच शक्कर घुल सकती है, वही उसकी क्या है? विलेयता है। क्या कह रहे हैं एक बार फिर पढ़ो, किसी विशिष्ट ताप और दाब पर विलायक में यानी पानी में किसी विलेय की मतलब शक्कर की घुलने वाली अधिकतम मात्रा कितनी थी? हमने की 50 चम्मच, ठीक है। जो विलयन को क्या कर दे? संतृप्त कर दे। संतृप्त मतलब क्या? अधिकतम मात्रा घुल गई, उससे नहीं घुल सकते। संतृप्त कर दे मतलब क्या है? अधिकतम मात्रा, समझ आ रही कि नहीं आ रही? संतृप्त कर देगा मतलब क्या है? जो हाईएस्ट वो अपने अंदर घोल सकता था, संतृप्त कर दे। उस ताप और दाब पर उस विलेय या उस विलायक में विलेयता कहलाती है। उस पानी में या उस शक्कर की मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता। विलेयता क्या है कि भाई इतनी मात्रा जो उसे संतृप्त कर दे, विलायक की या विलेय की इतनी मात्रा जो उसे क्या कर दे? संतृप्त कर दे। 1 गिलास पानी में 50 चम्मच शक्कर क्या है भैया? शक्कर की, पानी की विलेयता कितनी? 50 चम्मच शक्कर, है ना। या 50 चम्मच शक्कर की विलेयता कितनी है? 1 गिलास पानी। बात सही में आ रही है, लेकिन ताप और दाब को नहीं बदला जा रहा है, ठीक है। यानी विलेयता को हम कैसे निकालेंगे भाई? विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा गुणा 100। विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, हमने कहा 50 चम्मच शक्कर है, हमने कहा साहब 1 गिलास पानी है या 100 ग्राम पानी कह दिया, है ना। इसमें क्या कर देंगे? 100। तो आप इसको काट के निकाल लोगे क्या? ये काय में आएगी? परसेंटेज में आएगी। काय में आएगी? क्योंकि हमने इसे काय पर निकाला है? प्रति 100 पर, प्रत्येक 100 पर। 100 पर निकाला ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत, शत माने 100, है ना। प्रत्येक 100 पर, तो इसे परसेंटेज में व्यक्त करेंगे, ठीक है। समझ गया क्या? विलेयता कैसे निकालते हैं? विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इंटू 100। विलेय माने शक्कर की मात्रा, विलायक माने पानी की मात्रा। अब शक्कर पानी बार बार उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपके दिमाग में कहीं विलेय विलायक क्लियर ना हो अभी तक, वैसे तो हो जाना चाहिए। विलेय बटे विलायक इंटू 100, तो क्या निकल के आएगा? विलेयता। क्या निकल के आएगा? अच्छा, विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रेशर का। देखो ध्यान सुनना, अगर मैं पानी में शक्कर घोलूं, प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेशर बढ़ाऊं, अब प्रेशर देखो, प्रेशर तो समझते हो भाई, किसी पर दाब लगा रहे हैं अपन, दबा रहे हैं, दबा दें तो इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान सुनना, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर फोकस यहां नहीं रहेगा तो फिर बहरात फिरोगे, ठीक है। ए मोड़ी, तो ये ध्यान दे, तू नई वाली, क्या नाम है तेरा? ध्यान दे, रोका रही है कोई मारी का? ध्यान दे, पढ़ने आए हो तो फिर नींद में बैठे रहोगे जहाँ पे। देखो क्या कह रहा हूं मैं कि पानी में शक्कर घोली, ठीक है, उस पर प्रेशर डाला तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता विशेष तौर पे। लेकिन पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली तो वो जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतनी ज़्यादा घुलेगी। नहीं आ रही बात समझ में? पानी में अगर मैं ऐसे ही CO2 घुल जाती, तो हम CO2 तो वायुमंडल में भी है, हम गिलास में पानी भरा होता उसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती,
तो उतनी मात्रा में नहीं घुली होती, लेकिन अपन जो प्रेशर वाली मशीन आती है उसको कर देते हैं। अगर देखा कभी सोडा वाटर बनते हुए, बहुत प्रेशर से दबा करके बोतल में भरते हैं, तो उससे क्या होती है, CO2 जल में घुल जाती है। क्या समझे हम कि द्रव में जब ठोस घोला जाता है तो दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव, लेकिन द्रव में जब गैस घोली जाए, क्या घोली जाए, तो विलायकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, बात समझ में आई क्या मेरी? अब देखो पढ़ते हैं अपन। विलेयता पर काय का प्रभाव पड़ रहा है, अपन दाब का, प्रेशर का। किसी द्रव में ठोस की विलायकता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। लिखा है ठोस मतलब शक्कर घोल लिया तो प्रभाव नहीं पड़ रहा। किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता पर दाब का अधिक प्रभाव पड़ता है। पानी में क्या घोली, CO2, तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और दाब कम करने पर विलेयता घटती है। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और दाब कम करने पर विलेयता घटती है। उदाहरण के लिए सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक दाब पर जल में विलय हो जाती है। सोडा वाटर में हम CO2 को जितना ज्यादा प्रेशर से डालेंगे उतनी ज्यादा घुल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। विलेयता, विलेयता ये तो अपन ने पढ़ लिया तो दोबारा दे दिया, ये वही का वही लिखा हुआ है। विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने जैसे अभी क्या प्रभाव देखा था अपन ने, दाब का। अब क्या देख रहे हैं अपन, ताप का। तुम खुद भी जान रहे हो, पानी में मैंने शक्कर घोला, ठीक है, मैंने कहा साहब 1 गिलास पानी में 50 चम्मच शक्कर घुल सकती थी, वो संतृप्त हो जाता, ठीक है। लेकिन यदि उस पानी को मैंने कढ़ाई में डाल के कर दिया, गर्म कर दिया, तो उसमें 100 चम्मच शक्कर घुल जाएगी। अब घुल जाएगी नहीं घुल जाएगी? बात समझ आ रही क्या मेरी? चाशनी बनाते हैं अपन, है ना, तो शक्कर में अगर एक गिलास भी पानी डाल दिया तो बिल्कुल पूरी पतली चाशनी हो जाती है। जबकि वैसे घोलोगे तो वो ठंडे में बहुत गाढ़ा रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं आ रही बात समझ में? तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती। तापमान बढ़ाने पर, देखो क्या लिखा है, ताप बढ़ाने पर विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। याद रख लेना, ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है, यानी शक्कर या नमक को और ज्यादा घोल सकते हो। समझ में आ रही? लेकिन द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो दाब कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है, फैल जाती हैं चीजें, तो फैल गई मतलब प्रेशर कम हो गया। जबकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि दाब बढ़ाने पर जो गैस होता है वो द्रव में ज्यादा घुलता है। और ये पढ़ाया था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडा वाटर में अपन मिलाते हैं तो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। वो आप सोच रहे हो हम ताप बढ़ा दें, वो ताप बढ़ाओगे तो दाब कैसा हो जाएगा, दाब उसका स्वाभाविक सी बात और फैल जाएगी वो गैस। हमने क्या किया, गैस को प्रेशराइज्ड करके सुकोड़ दिया, कंप्रेस्ड कर दिया। क्या कर दिया? तो वो उसमें पानी में घुल गई थी। लेकिन अगर तुम ताप बढ़ाओगे तो फिर गैसें द्रव में नहीं घुलेंगी, उनकी विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन ताप बढ़ाओगे और ताप में अगर आपने कोई विलायक में पानी में यदि शक्कर घोली है, यानी कि जो विलेय है वो ठोस है, विलेय है वो ठोस है, तो ज्यादा घुल जाएगा। यानी कि ठोसों में विलायकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, गैसों में विलायकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप बढ़ाने पर विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है? अभी किधर घटती आवाज आ रही थी मुझे, बढ़ती है। क्या है? शक्कर ज्यादा घुल जाएगी, लेकिन द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। लेकिन आप देख रहे थे दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ रही थी, दाब बढ़ाने पर, और ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घट रही है। समझ रहे हो? दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। दाब बढ़ाने पर द्रव में और ठोस में दोनों में ही विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर द्रव में और ठोस में दोनों की ही विलेयता बढ़ती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता तो बढ़ती है, ठोस की विलेयता तो, लेकिन गैस की विलेयता
ये लिख रहा है घटती है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो ये चीजें मैं कल पूछूंगा। अब हमने कहा थोड़ा सा समांगी विषमांगी मिश्रण को देख लेते हैं। अभी वाला मैंने समझाया था, समांगी मिश्रण मतलब पानी शक्कर घुल गए, पानी शक्कर घुल गए हमें दिखाई नहीं दे रहे, विलयन बन के तैयार हो गया। और विषमांगी मिश्रण क्या होगा? जहां पानी में मैंने रेत घोल दी, पानी में मैंने भसुआ घोल दिया, पानी में मैंने तेल घोल दिया। समझ रहे हो? विषमांगी मिश्रण का मतलब यह है कि वो हमको वो उसके कण अलग अलग दिखाई दें, कण पूरी तरीके से विलयन में ना घुले हों, विलायक में विलय के कण थोड़े से बड़े हों। विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण दो जिसमें एक जान घुल के बिल्कुल एक हो गए। ठीक है, क्लियर है ना? देखो, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव जैसे पानी या शक्कर उपस्थित होते हैं और उनकी सांद्रता एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। सांद्रता एक समान हो, जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण, शक्कर और पानी का मिश्रण। हम इनको अलग कर सकते हैं क्या? क्या अलग देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो और उनकी सांद्रता एक समान ना हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि रेत और पानी का मिश्रण। बताओ, रेत पानी एक हो जाएंगे क्या? कण अलग अलग हैं, अलग अलग दिखेंगे हमको। तो समांगी विषमांगी बिल्कुल सरल सी चीजें, कोई कठिन चीज तो है नहीं। समांगी विषमांगी मिश्रण, एक बात ध्यान रख लेना, समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण जो होता है उसमें बिल्कुल कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और पूरी तरीके से जो विलयन तैयार होता है उसमें जो विलय और विलायक हैं वो मिलकर के एक हो जाते हैं। समझ गए? जबकि विषमांगी मिश्रण में विलय और विलायक अलग अलग रहते हैं, स्पष्ट रूप से मिलते नहीं है। ठीक है, याद रख लेना, विलयन हम किसको केवल किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण को। ये मिश्रण तो दोनों हैं पर विलयन क्या कहलाता है? केवल समांगी मिश्रण। क्योंकि विलयन के लिए ये शर्त है कि भाई मिल जाए दोनों को, दोनों कैसे हो जाए? एक जैसे हो जाए। देखिए, अगर हमने कोई मिश्रण तैयार किया, जैसे मैंने पानी में शक्कर घोली और पानी में मैंने रेत भी घोली, तो है तो भाई मिश्रण ही, दोनों मिश्रण है कि नहीं है? अरे मिक्सचर की परिभाषा क्या है? दो या दो तत्वों को आपस में मिला दो भाई, पपड़ी मिला दो, नमक मिला दो, सेव मिला दो, भजिया सब मिला दो, तो जो सेव का मिक्सचर तैयार होता है नहीं होता? तो मिक्सचर है ना, मिक्सचर मतलब मिश्रण। चाय बनाते, चाय भी तो क्या है? मिश्रण ही है ना। दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, शक्कर डाल दी, चाय की पत्ती डाल दी, तो चाय बन के तैयार हो। चाय क्या है? मिश्रण है कि नहीं मिश्रण? तो मिश्रण है तो दोनों ही है, पर इन दोनों जो जब जो मिश्रण है ना, इन मिश्रणों को हम कणों के आकार के आधार पर, क्या आकार के आधार पर? कणों के आकार के आधार पर तीन तरीके से बांट सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? मिश्रण में कणों के आकार के आधार पर, पानी में शक्कर घोली उसके कण बहुत छोटे हो गए, पानी में रेत घोली उसके कण बड़े हैं। तो कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर मिश्रण तीन प्रकार के होते हैं। मिश्रण की बात कर रहा हूं, अभी तक बात कर रहा था विलयन की। क्या बात कर रहा था? विलयन की। विलयन केवल क्या होता है? समांगी। अब मैं बात कर रहा हूं केवल काय की? मिश्रण की। तो कणों के आकार के आधार पर जो मिश्रण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: निलंबन, कोलाइड और विलयन। निलंबन, कोलाइड और विलयन। ठीक है, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, ये जो निलंबन और कोलाइड हैं ये दोनों क्या क्या होते हैं? विषमांगी। क्या होते हैं? विषमांगी। जबकि विलयन जो होता है वो क्या होता है? समांगी। अभी बताया था मैंने, समांगी क्या होता है? केवल विलयन। और निलंबन और कोलाइड क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण। विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी। और निलंबन कोलाइड क्या होते हैं? विषमांगी। कैसे होते हैं? ये क्लियर हो गया कि इनमें कण थोड़े से बड़े होंगे इसकी अपेक्षा, इसके कण बहुत छोटे होंगे काय के? विलयन के। ठीक है ना? समझ गया मेरी बात? तो विलयन तुमने पढ़ ही लिया, कोलाइड और निलंबन की बात करेंगे। अब देखो, आप देखो, सबसे पहले हम बात करें निलंबन की। क्या बात करें? निलंबन। निलंबन, निलंबन सॉल्युबिलिटी
यानी निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण तो समझ ही गए कि जिसमें कण आपस में मिलें ना, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। जैसे कि पानी में हमने रेत डाली तो घुली क्या? नहीं घुली ना। किंतु माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, लेकिन उसमें मतलब मिले हैं, मिले तो रहते हैं पर घुलते नहीं है। जैसे गंदा पानी, अब गंदा पानी में हमने कहा साहब जो मिट्टी वगैरह है वो उसमें हमने कहा पूरी तरीके से मिल नहीं गई है, लेकिन उसमें है तो, उसमें है तो दिख रहा है ना हमको। जैसे कि वायु में धुआं, हवा में हमने क्या देखा? धुआं। तो धुआं, हाँ अब धुआं पूरी तरीके से हवा में मिल गए क्या? मिल गया तो बिल्कुल आर पार दिखता नहीं दिखता, लेकिन हमको दिखता है कि इस हवा में क्या है? धुआं है। तो वहां पर क्या है? निलंबन है। क्या है? निलंबन के गुण क्या होंगे? देखो निलंबन के गुण क्या होंगे, ध्यान समझ। निलंबन के गुण क्या होंगे? ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। बोलो देख सकते हैं, देख सकते हैं? भाई पानी में रेत मिली है, पानी में कोई मिट्टी मिली है, हवा में धुआं मिला है, हवा में धूरा उड़ रही है, तो क्या हमको दिखाई नहीं देती? क्या दिखाई देती है ना। निलंबन का मतलब क्या है? कि कण हमको स्पष्ट दिखाई देंगे। पहला गुण यही है। दूसरा गुण क्या है? ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, है ना, जिसमें उसका मार्ग दिखाई देता है। आपने ये देखा होगा, ये वाला प्रभाव देखा होगा। देखा है क्या हो रहा है? कि भाई देखो जब भी प्रकाश तुमने सुबह शाम के समय देखा होगा, सूरज के तरफ से ऐसे निकल लगते हैं। ये जंगलों में हम देखेंगे, इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कण हमको एकदम पूरे उधर से निकल नहीं पा रहे हैं, कणों की वजह से प्रकाश छिटका हुआ दिखाई देता है। जंगल में इधर उधर सूरज चमक रहा है, लेकिन ये सूरज की किरणें हमको ऐसी आधी दिखाई दे रही है। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। कणों के वजह से प्रकाश छिटका हुआ दिखाई देता है, यही लिखा था। निलंबन कण प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। उसके मार्ग दिखाई देते हैं। इसे शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। पानी में मिट्टी घोल दो, छोड़ दो, तो कुछ देर बाद मिट्टी जमीन पे बैठ जाएगी। ठीक है, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। इन कणों को छानन विधि द्वारा अलग किया सकता है। अगर हम छन्नी से छान लें, छननी से छान लें, तो ये कण अलग हो जाते हैं। काय के? निलंबन के। काय के? निलंबन के। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? बड़े, अब इनके कण बड़े होंगे, तो कण बड़े मतलब कितनी है? 10⁻³ से 10⁻5 सेंटीमीटर। अभी मैंने कहा था ना आपसे कि जितनी कम संख्या उतने बड़े कण, माइनस में जितनी कम संख्या उतने बड़े कण। तो इनके कण कितने हैं? 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर। काय के कण? निलंबन के कण। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? ये मिश्रण पढ़ रहे हैं, बिलियन नहीं पढ़ रहे हैं। बिलियन तुमने पढ़ लिया, बिलियन इन मिश्रण में कणों के आधार पर बिलियन एक तीसरा प्रकार है, निलंबन, कोलाइड और बिलियन। बिलियन होता है समांगी, निलंबन कोलाइड होती है विषमांगी। क्या होता है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी? वो उसमें बैठे हो ना। निलंबन कैसा होता है? अस्थायी। भाई घोल दो, छोड़ दो, जमीन पे बैठ जाएंगे। कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं मिट्टी घुली है पानी में। निलंबन कण छानन पत्र यानी कि छन्ना से, छलनी से, फिल्टर से, है ना, हम और चरम पत्र से। देखो ध्यान रख लेना, चाय की छन्नी है ना, वो छन्नी है, लेकिन अपन देखते हैं कि अपन को और बिल्कुल बारीक चीजों को छानना है, तो अपन बिल्कुल कोई कपड़ा ले लेते हैं, बिल्कुल, है ना, कपड़ा से और बिल्कुल सारी चीज एकदम पतली पतली चीज छन उधर जा पाती हैं। तो चर्म पत्र क्या होता है? बहुत ही बारीक कणों को अलग कर देता है। छन्नी तो बड़े बड़े कणों को अलग कर पाएगी, लेकिन चर्म पत्र, जो चर्म पत्र होता है, चर्म पत्र, उससे हम और भी छोटे छोटे कणों को छान के अलग कर सकते हैं। ठीक है, छन्नी जैसा ही काम कर रहा है, पर इसमें थोड़ी सी छन्नी में बड़े कण अलग करते हैं और चर्म पत्र में और छोटे कणों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो निलंबन के कण हैं, ना तो वो देखो वो छनन पत्र से, निलंबन के कण छनन पत्र और चर्म पत्र से नहीं गुजर पाते, इसलिए अलग हो जाते हैं। यानी कि निलंबन के कणों को हम
छन्नी से या चरम पत्र से अलग कर सकते हैं, छान के अलग कर सकते हैं। इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ये टिंडल प्रभाव है, आपको बता दिया मैंने, जब प्रकाश के कण चारों तरफ फैल जाते हैं। क्या आपको निलंबन समझ में आ गया? कण बड़े बड़े होते हैं, एक विषमांगी मिश्रण है। कणों के आकार की बात करें 10⁻³ से 10⁻5 सेंटीमीटर तक इनका व्यास होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? इनको हम चरम पत्र से या छन्नी से छान करके अलग कर सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं, हिला के छोड़ देने पर जमीन पे बैठ जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे कि हवा में क्या उड़ रहा है, धुआं उड़ रहा है या धूल उड़ रही है, एक प्रकार से पानी में मिट्टी घुली हुई। कोलाइड क्या होते हैं? देखो ऐसे समझ लो, निलंबन में सबसे बड़े कण, उससे छोटे कण कोलाइड में, और सबसे छोटे कण विलयन में। समझ लो, निलंबन में बड़े कण, उससे छोटे कण कोलाइड में, उससे छोटे कण क्या है? विलयन में। ठीक है ना? सही भाई मेरी बात? देखो, कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कण का आकार वास्तविक विलयन यानी कि विलयन और निलंबन के कणों के आकार के मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती मतलब बीच का। निलंबन के बहुत बड़े कण थे, विलयन के कण बहुत छोटे थे, पर कोलाइड इन दोनों के बीच की, इससे तो छोटा है, इससे बड़ा है। विलयन से बड़ा है, निलंबन से छोटा है। समझ में आई मेरी बात? तो बात क्या है कि भाई देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि पानी में मैंने शक्कर घोल दी, पानी में मैंने शक्कर घोल दी तो वो विलयन बनता है, लेकिन पानी में मैंने रेत घोल दी तो वो निलंबन बनता है। क्या घोलता है? निलंबन बनता है। लेकिन पानी में यदि मैंने दूध घोल दिया, क्या घोल दिया? दूध घोल दिया तो वो कोलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि उसको मैं अलग कर सकता हूं। उसको यदि मैं छन्नी से अलग नहीं कर सकता, लेकिन चर्म पत्र से अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? नहीं आ रही मेरी बात समझ? जैसे हमारा खून है, हमारा खून है, तो मुझे बताओ, पानी में शक्कर घोली तो मुझे पानी शक्कर के घोल में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? शक्कर पूरी तरीके से मिल गई, क्या मैं अलग से उसको देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहा ना। लेकिन पानी में मैंने दूध घोला तो मुझे अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। बात सही में आ रही है? लेकिन कण उसके अलग अलग बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, थोड़ा सा अलग तो है पर इतने अलग भी नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि रेत के या मिट्टी कण दिखाई दे रहे थे। तो रेत मिट्टी घोली थी तो वो क्या था? वो निलंबन था। ये पीछे सो गया क्या रे तेरे पास में? सो गया था क्या? क्या हो गया? सो गया था? हैं? सो गया था नहीं? अब पता, अब दिमाग खराब होता है बहुत जोर से। रात में क्या कर रहा था भैया? क्या कह रहा है? बड़े घूम रहे थे? अब पता, मन तो कर रहा है पकड़ के बाहर और 4-6 काटता था हम जोर से ही। हरामखोर। तो क्लास में बैठे हो, सो रहे हो, टिक के बैठ के बढ़िया आराम से, पाँव फैला लो, रजाई गद्दा मंगवा दे तू बढ़िया। यार शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी यार। वो नींद ने आ कैसे जाती है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, या फिर समझ में आए नहीं हो। और मैं इतना फोर्स दे दे के एक चीज को समझा रहा हूँ, एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, मैं इधर उधर निगाह नहीं करने दे रहा हूँ। और तब भी आराम को पीछे सुन रहे। कनपटे में दंगो ना तो डांस कर घरे कड़ जाएगा आराम खोर। कहना हो तेरो युवराज, युवराज बने फिर रहे हैं हरामखोर। मतलब शर्म ही नहीं आती बिल्कुल यार। न बाप में तारण की न कुछ परवाह है, ना कुछ खुद की परवाह है। कैसे कैसे आइटम पैदा भए भगवान ने, दो ढंगर टाइप के आइटम। बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई। क्या काय को सो भी आवे घर, सो तो ना आराम को, जब
क्लास में आने थी, पढ़ भी आए हो कि सो भी आए हो? मैं समझा रहा हूं क्या है निलंबन, क्या है विलयन, क्या होता है पता? कोलाइड क्या होता है? कोलाइड और कोलाइड को कम से कम जहां बैठे हो तो इतना तो जगते रहो कि तुम जब जहाँ पढ़ भी मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ आंखें खोल के बैठ तब भी होश में सुनो, उसमें तुम झपकी ओढ़ ले रहे हो। तो कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का होता है। निलंबन से छोटा, विलयन से बड़ा। जैसे कि दूध एक क्या है? कोलाइड है। स्याही क्या है? कोलाइड है। बादल क्या है? कोलाइड है। कुहासा क्या है? कोलाइड। हमारा खून क्या है? कोलाइड है। हम इनको हम इनको सामान्य छन्नी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन चर्म पत्र से अलग हो सकते हैं। इनके कण विलयन से बड़े हैं और निलंबन से छोटे हैं। कोलाइड के गुण क्या होते हैं? देखो इनके जरा देखो, इनके 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 हम कणों की बात करें 10⁻⁷ से 10⁻⁵, जबकि हमने उसका क्या था? 3 से 5 तक था। 3 से 5 तक काय का? निलंबन का। ठीक है। कोलाइड प्राय अर्धपारदर्शी यानी अर्धपारदर्शी होते हैं। इनके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं। कणों का आकार 10⁻7 से -5 के बीच होता है। कोलाइड को कण छन्ना पात्र के आर पार जा सकते हैं। इन्हें शांत छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते, अर्थात ये स्थायी कण होते हैं। कोलाइड के हमने कहा -5 से -7 सेंटीमीटर के बीच। 10⁻³ से 10⁻5 तक क्या था? निलंबन। 10⁻5 से 10⁻7 क्या है? और 10⁻7 से ज्यादा जो भी होगा वो सब क्या होगा? बिलियन। क्या होगा? बिलियन। बात सही में आई? सबसे छोटे कण उससे बड़े, सबसे बड़े उससे छोटे, उससे छोटे। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतने कण छोटे होते जाएंगे। तो कोलाइड को हमने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। कोलाइड के कण छन्ना पात्र से गुजर जाते हैं, परंतु चर्म पात्र से नहीं गुजर पाते। इन्हें चर्म पात्र से अलग कर सकते हैं। चर्म पात्र से इनमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे निलंबन में भी था और इनमें भी होता। ठीक है। उदाहरण के लिए रक्त, दूध और बादल। खून क्या है भाई? कोलाइड। दूध क्या है? कोलाइड। ठीक है। पानी रेत का मिश्रण, पानी मिट्टी का मिश्रण, ये सब क्या कहलाते हैं? निलंबन, है ना। तो पानी शक्कर का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। पानी और नमक का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है। वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन यानी विलयन, जिसमें हमने का कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर या इससे कम। इससे कम का मतलब क्या होगा? 10⁻⁹, 10⁻10, ये कम होगा। नहीं सोचो कि 9, 10, भाई संख्या कायम है माइनस में। माइनस का मतलब क्या है? कम है। क्या है? कम। ठीक है। विलयन के कणों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि पानी में शक्कर घुली है, वैसे दिखाई नहीं देगी। ठीक है। विलयन के कण छनन पात्र और चरम पात्र दोनों से गुजर जाते हैं, मतलब इन्हें आप अलग नहीं कर सकते, ना तो छन्नी से ना चर्म पत्र से अलग हो ही नहीं सकते। नमक अगर पानी में घुल गया तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। उसके लिए पर आपको आश्वन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा कि गर्म करो, भाप बनाओ, पानी पानी भाप बन के उड़ जाएगा, शक्कर कढ़ाई में रह जाएगी। ठीक है। इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता, मतलब प्रकाश फैलता नहीं है। उदाहरण के लिए पानी नमक या पानी चीनी का मिश्रण। ठीक है, समझ गए। अब ये कोलाइट के प्रकार हैं, अच्छे से पढ़ना। कोलाइट के प्रकार, ये क्या के प्रकार हैं? कोलाइट के क्या के प्रकार हैं? निलंबन के, विलयन के नहीं, कोलाइट के। क्योंकि कोलाइट के कण विलयन से थोड़े से कैसे होते हैं? बड़े, और निलंबन से कैसे होते हैं? छोटे। देखो अब यहां पर दो चीजें जरा अच्छे से देख लो। एक है परिक्षिप्त प्रावस्था
और एक है परिक्षिप्त माध्यम। परिक्षिप्त माध्यम, ये आपको नाम हिंदी में कठिन लग रहे होंगे, नीचे यहां पर इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, सरल सी भाषा में समझ लो। देखो, ये परिक्षिप्त माध्यम है। क्या है? माध्यम। जैसे मान लीजिए पानी है एक गिलास, पानी एक गिलास है, उसमें मैंने क्या घोल दी? शक्कर। तो जो पानी है वो विलायक है ना, और शक्कर क्या है? विलेय है। तो जो विलायक है ना वही कहलाता है परिक्षिप्त माध्यम, जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक है, यानी कि विलायक क्या है। और जो शक्कर है वो क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है ना। जिसकी मात्रा अधिक है वो परिक्षिप्त माध्यम, क्या है? परिक्षिप्त। और जिसकी मात्रा कम है वो परिक्षिप्त। समझ में आई मेरी बात? फिर सुन लो एक बार। माध्यम क्या है? जो ज्यादा है। और प्रावस्था क्या है? जो कम है, ठीक है। प्रावस्था के कण माध्यम में पूरी तरीके से फैले रहते हैं। प्रावस्था के कण, शक्कर के कण पानी में पूरी तरीके से फैले रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि ये ठोस है, ये क्या है? कोई ठोस पदार्थ, उसको मैं काय में घोलूं? एक बार गैस में, एक बार द्रव में, और एक बार ठोस में। ठोस को काय में घोल रहा हूं? गैस में। ठोस को काय में घोल रहा हूं? द्रव में। ठोस को काय में घोल रहा हूं? ठोस में। समझ आई मेरी बात? ऐसे ही फिर मैं क्या ले लूंगा प्रावस्था में? द्रव। तो द्रव को एक बार गैस में, एक बार द्रव में, और एक बार ठोस में। फिर मैं क्या ले लूंगा? गैस को। तो गैस को एक बार गैस में, गैस को द्रव में, और गैस को ठोस में। समझ में आई क्या मेरी बात? आई क्या नहीं आई? तो इन चीजों को हम घोल रहे हैं और इन चीजों में घोल रहे हैं, तो जो कोलाइड बनेगा उसका नाम ये होगा, और उसके उदाहरण ये दिए हुए हैं। जैसे देखो, ठोस में ठोस पदार्थ को मैंने काय में घोला है? गैस में। तो जो कोलाइड बन के तैयार होगा उसे बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरोसोल। ये इसमें एयर भी है, हवा, और सॉलिड का सोल भी है। सॉलिड का सोल भी है। सॉलिड माने ठोस, एयर माने गैस। तो जैसे क्या है? धुआं, कोहरा। अब आप देख रहे हो धुआं है, धुआं में हवा ज्यादा है, हवा ज्यादा है, और कार्बन के कण कम है। कार्बन के कण क्या थे? ठोस। जैसे मैंने कहा कोहरा, क्या है? कोहरा। कोहरा भी क्या आता है? धूल। क्या है? धूल के कण। धूल के कण जो कि हवा में तैर रहे थे, उन पर क्या चिपक गया? जलवाष्प। क्या चिपक गया? जलवाष्प चिपक गया, तो इसलिए वो हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। हम क्या समझे कि गैस ज्यादा थी, उसमें क्या मिला था? ठोस, तो उसे कहते हैं एरोसोल। उदाहरण है धुआं और कोहरा। क्या है? समझ में आई क्या मेरी बात? तो धुआं और कोहरा क्या है? एरोसोल। इसमें परिक्षिप्त माध्यम क्या है? गैस। प्रावस्था क्या है? ठोस। क्या है? ठोस। समझ में आ रही क्या मेरी बात? ऐसे ही आप देख लो। अब हम द्रव में क्या घोल रहे हैं? ठोस को। द्रव में किसे घोल रहे हैं? ठोस को। तो क्या बनेगा? सोल। क्या बनेगा? सोल। सोल बनेगा, जैसे कि रबड़ सोल, स्वर्ण सोल। हमने क्या कर दिया है? द्रव ज्यादा था, उसमें क्या घोल दिया हमने? ठोस घोल दिया। ठोस को घोल दिया। जैसे कि हमने रबड़ को घोल दिया तो रबड़ सोल, स्वर्ण को घोल दिया तो स्वर्ण सोल। क्या बनेगा? सोल, ठीक है। जैसे मैंने कहा साहब ठोस में क्या घोल दिया? ठोस, तो क्या बनेगा? वो ठोस सोल। क्या बनेगा? ठोस सोल। जितनी भी मिश्र धातु हैं, पीतल है, कांसा है, हमने कहा स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, हमने कहा साहब जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील में घर के जो बर्तन बनते हैं, थाली, गिलास, ये क्या है? इसमें हमने कहा साहब इसमें इस्पात भी है, इसमें कार्बन भी है। जैसे मैंने कहा पीतल है, क्या है? पीतल। तो पीतल में मैंने अलग अलग धातुएं मिला दी, फिर तांबा मिला दिया, टिन मिला दिया, तो क्या बन गया? पीतल बन गया। बात सही मेरी? तो अब तांबा भी ठोस था, टिन भी ठोस था। बात सही में आ रही? तो वो क्या है? ठोस सोल। क्या है? सोल में मैंने क्या मिला दी? मैंने ठोस में ठोस मिला दिया।
देखो ध्यान समझना, गैस में ठोस मिलाया था, द्रव में ठोस मिलाया था, ठोस में ठोस मिलाया, गैस में ठोस मिलाया एरोसोल, द्रव में ठोस मिलाया सोल, ठोस में ठोस मिलाया ठोस सोल। गैस में मैंने ठोस मिलाया था धुआं कोहरा उदाहरण, द्रव में मैंने ठोस मिलाया था श्रवण सोल स्वर्ण सोल, ठोस में ठोस मिलाया मिश्र धातु रत्न जितने होते हैं, है ना, हीरा मूंगा ये सब कुछ होते हैं। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि साहब द्रव माध्यम है, प्रावस्था है, माध्यम क्या है, गैस। यानी कि गैस में क्या मिला रहा हूं, द्रव। गैस में मैंने किसको मिला दिया, द्रव को। तो जब गैस ज्यादा है द्रव कम है तो उसे क्या बोलेंगे, एरोसोल। वो यही था, वही तो था। क्या बनेगा, धुंध और बादल। अंतर है धुआं और कोहरे में। देखो यहां क्या था, यहां गैस ज्यादा था, यहां ठोस क्या था, कम था। तो क्या बना था, धुआं और कोहरा। लेकिन मैंने क्या कहा, गैस में मैंने किसको मिलाया, द्रव को। तो जो धुंध है या बादल है, वास्तव में बादल क्या है, हवा में पानी का भाप। हवा में क्या है, पानी मतलब द्रव, वो हवा में गैस है। तो पानी जब हवा में मिलेगा तो क्या बनेगा, एरोसोल। क्या बनेगा, जैसे बादल क्या है, एरोसोल। देखो कोहरा भी एरोसोल है, धुआं भी एरोसोल है, बस यहां अंतर क्या था, यहां ठोस मिला था गैस में, और यहां क्या है, यहां देखो, यहां गैस में द्रव मिला है। क्या मिला है, गैस में द्रव मिला है। ठीक है, द्रव में यदि मैं द्रव मिला दूं, लिक्विड में लिक्विड मिला दूं, तो द्रव में द्रव जब मिलेगा तो वो क्या बनेगा, पायस। जैसे कि दूध है, रक्त है, पेंट है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो दूध में विटामिन प्रोटीन या जो भी पानी मिला है सब मिले हैं, वो सब दोनों ही कैसे अवस्था में, लिक्विड। दूध में मैं पानी मिला दूं तो भी वो क्या बनेगा, वो दूध ही रहेगा। रक्त है, उसमें सभी चीजें क्या है, लिक्विड ही हैं। ठीक है, पेंट है, पेंट में मैंने तारपीन तेल मिला दिया तो क्या है, द्रव में द्रव मिलता है तो क्या कहलाता है, पायस। द्रव में द्रव मिलता है ना, इमल्सन्स, है ना। देखिए द्रव में क्या मिला दिया मैंने, ठोस, सॉरी ठोस में क्या मिला दिया, द्रव। इसमें मिलाया जाता है, ये मिलता है। ठोस में क्या मिला दिया, द्रव। यानी ठोस ज्यादा है और द्रव कम है। ठोस कैसा है, ज्यादा, द्रव कैसा है, कम। ये पदार्थ कम है, ये पदार्थ ज्यादा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, जेल। क्या बनेगा, जेल। समझ आ रही मेरी बात, क्योंकि देख रहे हो ठोस ज्यादा है, द्रव कम है, तो क्या बनेगा, जेल। वो जमा हुआ जैम टाइप का, है ना। तो जैसे हमने कहा अपना पनीर है, पनीर में ठोस ज्यादा है, द्रव कम है। जैसे मैंने कहा मक्खन है, पेस्ट है कोई, उसमें क्या ठोस की मात्रा ज्यादा है, द्रव की मात्रा कम है। तो ये क्या कहलाता है, जेल। क्या कहलाता है, जेल। अब मैंने कहा साहब, अब अगला लास्ट क्या आता अपना, गैस। इस बार गैस को, गैस में, द्रव में, ठोस में, तीनों मिला दो। अब जब तुम गैस को गैस में मिलाओगे तो कुछ नहीं बनेगा भाई, सारी गैसें मिली हुई, गैस को गैस में मिलाओ गैस ही रहेगी। तो गैस को जब मैंने गैस में मिलाया तो कुछ नहीं बना, ठीक है, गैस ही रहेगी वो तो। लेकिन द्रव ज्यादा है और द्रव में क्या मिला दिया, गैस। द्रव ज्यादा है तो क्या मिला दिया मैंने, गैस। देखो ध्यान सुनना, थोड़ा देख लो अच्छे से। ज्यादा क्या है, द्रव है। ज्यादा क्या है भाई, द्रव है। उसमें क्या मिला रहा हूं मैं, गैस। तो ये क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा, फसूकर। क्या बनेगा, फसूकर। देखा है, अरे फसूकर देखा नहीं, देखा। द्रव ज्यादा था, पानी ज्यादा था, उसमें क्या मिल गई, गैस। अपन जब सोडा वाटर घोल देते हैं, या अपन नरमा घोल देते हैं पानी में, तो उस नरमा में से क्या निकलती हैं, गैसें निकलती हैं, तो क्या बन जाता है, फसूकर, फॉर्म। उसे क्या कहते हैं, फॉर्म। तो उसमें फॉर्म क्या है, फॉर्म में द्रव ज्यादा है, द्रव माध्यम है, और प्रावस्था क्या है, गैस। तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्म। क्या बनेगा, उस कोलाइड को क्या कहेंगे अपन, फॉर्म। ये सब कोलाइड के नाम है, उसे क्या कहेंगे, फॉर्म। जैसे कि पानी में सर्फ, सर्फ माने निरमा, सर्फ माने निरमा। ऐसे ही मैंने ठोस में किसको घोल दिया, गैस को। ठोस पदार्थ है उसमें क्या घोल दिया, गैस। ठोस ज्यादा है, गैस कम है। तो ऐसा उदाहरण कुछ है,
ऐसा उदाहरण हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि प्यूमिक स्टोन होते हैं, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, उनके बीच बीच में हवाएं छिकी रह जाती हैं, बीच बीच में हवाएं छिकी रह जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्यूमिक स्टोन। क्या बोलते हैं? प्यूमिक स्टोन। क्या बोलते हैं? प्यूमिक स्टोन। क्योंकि वहां पर ठोस की मात्रा ज्यादा होगी और गैस की मात्रा कम होगी, तो क्या कहलाता है? प्यूमिक स्टोन। समझ में आई मेरी बात? इसको बैठ के ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये एक बार इधर अच्छे से दिया हुआ है, प्रावस्था प्रक्षेपित माध्यम, इसमें दोनों प्रावस्था प्रावस्था, एक कोई चीज ले लेना, वहां पर उतार लेना या इसको देख लेना, ठीक है? उदाहरण दिए हुए हैं, सही कर लेना, इसको कर लोगे ना याद? यहां से अच्छे से उतार के, इसमें अपने नोट्स में भी दिया हुआ है ये, दिया ना? नहीं दिया तो लिख लेना पीपीटी में से, ठीक है? सुन लिया क्या?